नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BPSC 107 के चैप्टर नंबर 3 की चर्चा करेंगे, जहां हमारे चैप्टर का नाम होगा प्रथम विश्व युद्ध, कारण और परिणाम। चैप्टर को पढ़ने के बाद जो हमारे सामने प्रश्न आएंगे वो प्रश्न ये आएंगे कि वो कौन से कारण थे जिसके परिणाम था प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया। साथ ही साथ प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों की चर्चा कीजिए। तो यदि आपने पहले और दूसरे चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले उन वीडियोस को जरूर देख लीजिए। इसके साथ साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ना ना भूलें। तो चलिए चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। देखिए, हमारे चैप्टर में शुरुआत जो हुई है वो इस प्रकार से हुई है कि डायरेक्ट हमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के रीज़न बताए गए हैं, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण बताए गए हैं। लेकिन मैं आपको ना थोड़ी सी और स्टोरी बताता हूँ, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध से पहले का यूरोप क्या था ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि हम प्रथम विश्व युद्ध को समझ सकें। क्योंकि किताब ये सोचकर चल रही है कि आपको ये सारी जानकारियाँ पहले से ही हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1914 से लेकर 1918 तक पहला विश्व युद्ध हुआ, लेकिन ये युद्ध अचानक से नहीं हुआ, रातों रात नहीं हुआ। प्रथम विश्व युद्ध से 30 से 40 साल पहले ही यूरोप में ऐसी घटनाएं घट रही थी कि वो एक बड़े युद्ध को अंजाम देने वाली थी। बस समय इन घटनाओं को टाल रहा था, इस युद्ध को टाल रहा था। लेकिन 1914 में फाइनली ये युद्ध हो ही गया। तो सबसे पहले हम यही जानेंगे कि 1914 से पहले यूरोप की स्थिति कैसी थी, आखिर वो कौन से मेजर रीजन थे जिसकी वजह से युद्ध शुरू हुआ। तो देखिए, 1870 की बात है। 1870 में पता है क्या हुआ था? एक युद्ध हुआ था फ्रांस और पर्शिया का। 1870 में फ्रांस और पर्शिया का एक युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में पर्शिया ने फ्रांस को हरा दिया। और आगे चलकर जो ये पर्शिया, ये जर्मन का हिस्सा बन गया, यानी कि जर्मनी का हिस्सा बन गया। तो जो पर्शिया है, पर्शिया ने किसको हरा दिया? फ्रांस को। और फ्रांस को हराने के बाद फ्रांस के दो बड़े शहर अल्सेस और लॉरेंस, जहां पर बड़े पैमाने पर प्राकृतिक संसाधन थे, इन्हें अपने आप में कब्जा कर लिया। यानी कि पर्शिया ने फ्रांस को हराया, और फ्रांस के दो महत्वपूर्ण शहर जो प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रखते थे, इन दोनों को अपने कब्जे में कर लिया। अब तब से ही फ्रांस ये सोच रहा था कि कैसे ना कैसे करके मैं अपने इन दोनों क्षेत्रों को वापस से पर्शिया से वापस लूं। और पर्शिया से ये दोनों क्षेत्र वापस लेने का मतलब है आप जर्मनी से युद्ध लड़ोगे। यानी कि फ्रांस और जर्मनी में एक टक्कर 1870 के बाद से शुरू हो चुकी है, और दोनों ना अपने अपने दांव खेल रहे हैं। जर्मनी को भी पता है कि फ्रांस एक दिन हम पर आक्रमण करेगा, इसके लिए जर्मनी अपनी पावर को बढ़ा रहा है। इसके अलावा फ्रांस में ये बात मन में है कि मुझे अपने वो दोनों शहर वापस ले रहे हैं, अल्सेंस और लॉरेंस, इसलिए वो अपनी शक्ति को बढ़ाएगा। इतनी बात पता चल गई। यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की कथा शुरू होती है कहाँ से? फ्रांस और पर्शिया के युद्ध से। तो एक तो घटना ये घटी। दूसरी घटना, जो बड़ी घटना घटी, वो ये घटी कि जैसा कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई थी, तो ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के बाद यूरोप के कई देश इसकी चपेट में आ गए, और बड़े पैमाने पर वस्तुओं का निर्माण होने लगा। अब जब बड़े पैमाने पर वस्तुओं का निर्माण होने लगा तो इन बड़ी बड़ी महाशक्तियों को कच्चे माल की भी ज़रूरत थी, क्योंकि इनके पास कच्चा माल तो था नहीं। ऐसे में इन्होंने क्या करा? बाहर के देशों को अपने नियंत्रण में लेना शुरू करा। एशिया के देश, अफ्रीका के देश, दक्षिण अमेरिका के देश, इन देशों को इन्होंने अपना उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया, यानी कि गुलाम बनाना शुरू कर दिया, ताकि यहाँ से कच्चे माल की आपूर्ति हो सके। अब ऐसे में इन उपनिवेशों को लेकर भी युद्ध होने लगा कि भाई अफ्रीका के देशों को गुलाम मैं बनाऊंगा, एशिया के देशों को गुलाम मैं बनाऊंगा, दक्षिण अमेरिका के देशों को गुलाम मैं बनाऊंगा। ऐसे में यूरोपीय जो महाशक्तियां थीं, इनके बीच में आपस में ठनाठनी रहती थी, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस तो सुपर पावर बनी चुके थे। पहले ब्रिटेन और फ्रांस में युद्ध होते रहते थे उपनिवेशों को लेकर, लेकिन अब जर्मनी भी सुपर पावर बनना चाहता है। और ऐसे में जर्मनी भी ये चाहता है कि वो भी क्या करे, वो भी इन देशों को गुलाम बनाए। और ऐसे में टकराव सीधा सीधा हो जाएगा। तो टकराव में जर्मनी आएगा बीच में, और ये माना जाता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जर्मनी की वजह से शुरू हुआ है। तो यानी कि 1914 से पहले दो घटनाएं। पहली घटना क्या है? पहली घटना है फ्रांस और पर्शिया का युद्ध, और दूसरी घटना पता है क्या है? दूसरी घटना है कि बड़े पैमाने पर जो उपनिवेशवाद चल रहा है, बड़े बड़े देश छोटे छोटे देशों को गुलाम बनाना चाहते हैं। ऐसे में उनके सामने आमना सामना होता है, और जो जीतेगा वो उस देश को गुलाम बना लेगा। तो दो चीज़ें आपको पता चल गई जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले यूरोप की राजनीति में चल रही हैं। अब ऐसे में जर्मनी अपने आप को पावरफुल बनाने की कोशिश कर रहा है। जर्मनी के स्कूलों में, जर्मनी के कॉलेजों में विद्यार्थियों को यह सिखाया जा रहा है कि जर्मनी एक पावरफुल देश है, सबसे अधिक बलवान है,
नवयुवकों में ये भावना भरी जा रही है। जर्मनी के अतिरिक्त अन्य देश अयोग्य हैं, अन्य देश हीन हैं। वास्तव में जर्मनी के लोग ही हैं जो केवल पूरे विश्व में शांति स्थापित कर सकते हैं, ऐसा जर्मनी में सिखाया जा रहा है। और उसमें जर्मनी का जो राजा है वो पता है कौन है? सम्राट विलियम द्वितीय, केसर विलियम द्वितीय। ये ना स्वभाव से ही बड़ा क्रूर था, सैन्यवादी था। इसने तो ये घोषणा कर दी कि जर्मनी एक विश्व शक्ति है, यानी कि सुपर पावर है, और भविष्य में पूरे के पूरे समुद्र पर उसका क्या होगा? आधिपत्य होगा। और इसके लिए उसने अपनी नेवी को बढ़ाना शुरू कर दिया, यानी कि नाविक शक्ति को बढ़ाना शुरू कर दिया। देखिए जर्मनी ने अपनी नाविक शक्ति को क्यों बढ़ाया? क्योंकि उसे पता था कि फ्रांस तो अल्सेंस लॉरेंस को वापस लेने के लिए मुझसे युद्ध लड़ेगा, और जब फ्रांस युद्ध लड़ेगा तो ब्रिटेन उसकी सहायता करेगा। और उस समय जो नाविक शक्ति थी यानी कि नेवी थी, उसमें ब्रिटेन ही पावरफुल था। तो ऐसे में अगर ब्रिटेन से आपको आमना सामना करना है तो आपको नेवी में तो पावरफुल होना ही पड़ेगा। इसलिए जर्मनी अपनी नाविक शक्ति को बहुत बड़ा बना रहा है। इसके साथ साथ पता है मुद्दा यहां पर ही नहीं थमा। जर्मनी ने पता क्या करा? त्रिगुट संधि करी। ये संधि 1882 में हुई, यानी कि 1882 में हुई, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली के बीच, जिसमें यह तय किया गया कि यदि फ्रांस इटली पर आक्रमण करेगा तो जर्मनी और ऑस्ट्रिया इटली की सहायता करेंगे। अगर फ्रांस जर्मनी पर आक्रमण करेगा तो इटली जर्मनी की सहायता करेगा, यानी कि कोई से पे भी हमला हुआ तो तीनों एक साथ लड़ेंगे। अब इधर फ्रांस भी कहाँ चुप बैठने वाला था। फ्रांस ने ही पता क्या करा? रूस के साथ संधि कर ली कि भाई अगर उनमें से किसी ने हमला किया ना तो हम दोनों मिलकर लड़ाई करेंगे। मुद्दा गंभीर हो गया भाई। अब क्या हुआ? ये संधियां प्रथम विश्व युद्ध तक चलती रहीं। अब जो ये इंग्लैंड कहाँ चुप बैठने वाला था? इंग्लैंड जो जर्मनी ये चक्रव्यूह रच रहा है ना, इंग्लैंड इस चीज को समझ चुका था कि जर्मनी नाविक शक्ति क्यों बढ़ा रहा है। तो जर्मनी की नाविक शक्ति को बढ़ना इंग्लैंड ने अपने लिए क्या समझा? चुनौती समझा। इंग्लैंड ने अपनी सुरक्षा के लिए सैनिक शक्ति का विकास इसने भी शुरू कर दिया। अब इधर से इंग्लैंड अपनी सैनिक पावर को बढ़ा रहा है, उधर से जर्मनी अपनी सैनिक पावर को बढ़ा रहा है। तो इस सैनिक पावर को बढ़ाई क्यों रहे? इसका मतलब कोई बड़ा युद्ध होने वाला है। ये सब पहले विश्व युद्ध से पहले चल रहा है। इसके साथ साथ इंग्लैंड ने जर्मनी को हराने के लिए पहले से ही संधियां करनी शुरू कर दी। जापान के साथ संधि कर ली 1902 में, 1904 में फ्रांस के साथ संधि कर ली, 1907 में इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के बीच में संधियां हो गई। तो जो जर्मनी का त्रिगुट था वो कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा था। इसके साथ साथ क्या हुआ? जो उधर जो यूएसए की अगर बात की जाए, अमेरिका की बात की जाए, तो अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध से पहले उसे किसी से कोई लेना देना नहीं था। वो यूरोप के देशों से पावरफुल था, यूरोप के देशों को हथियार बेचता था वो, लेकिन ना कभी उसने ये नहीं सोचा कि इन हथियारों के दम पर मैं यूरोप पर कब्जा कर लूँ। वो संसार के झगड़ों में पड़ना ही नहीं चाहता था, वो अपनी डेमोक्रेसी को लेकर खुश था। कौन? अमेरिका। तो ये प्रथम विश्व युद्ध से पहले की परिस्थितियां हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध से पहले की जो दो बड़ी घटनाएं हैं ना, तीन बड़ी घटनाएं बल्कि, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रीज़न तो है, इन पर चर्चा भी की जाती है, लेकिन ये 1914 के दौरान नहीं हुई, ये पहले की घटनाएं हैं जिसमें फ्रांस और पर्शिया का युद्ध, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या? औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप कच्चे माल की जरूरत और कच्चे माल के लिए छोटे छोटे देशों को गुलाम बनाना। और तीसरी बात क्या? कि ब्रिटेन एक सुपर पावर है, फ्रांस भी एक पावर है, और जर्मनी एक नई पावर बन रहा है। तो जर्मनी जो नई पावर बन रहा है ये ब्रिटेन और फ्रांस दोनों के लिए खतरा है, और ब्रिटेन और फ्रांस मिलकर जर्मनी को लपेटने की सोचेंगे। तो आई होप सो आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले की स्थितियां तो पता चल गई। अब हम बात करेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के रीज़न क्या थे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हम सभी जानते हैं 1914 में शुरू हुआ और 1918 में ख़त्म हुआ। लेकिन इस विश्व युद्ध का सबसे पहला कारण था क्या? आर्थिक प्रतिद्वंदिता। आर्थिक प्रतिद्वंदिता, जो कि हम थोड़ा सा पहले भी पढ़ चुके हैं कि आर्थिक प्रतिद्वंदिता का मतलब क्या था। कि ब्रिटेन एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति था, क्योंकि औद्योगिकरण की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ब्रिटेन से। और फ्रांस भी एक बड़ी आर्थिक शक्ति बन चुका था। बारी थी जर्मनी की, क्योंकि जर्मनी भी एक आर्थिक शक्ति बनना चाहता था। ऐसे में सीधी सी बात थी कि अगर आपको आर्थिक शक्ति बननी है तो आपको अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको टैरिफ युद्ध लड़ने हैं, व्यापारिक युद्ध लड़ने हैं, तो छोटे छोटे देशों को अपने नियंत्रण में लेना पड़ेगा। और ऐसे में आमना सामना होगा तो युद्ध भी होगा। जैसा कि आपकी किताब लिखती भी है कि जब हम 19वीं शताब्दी की अंतिम की बात करते हैं और 20वीं शताब्दी की शुरुआत की बात करते हैं, यानी कि 1970 से लेके 1915 तक, तो यूरोपीय शक्तियाँ ना टैरिफ युद्धों में व्यस्त थीं, यानी कि व्यापारिक युद्धों में व्यस्त थीं। हर एक देश के अंदर ना विदेशी बाजारों को कब्जा करने के लिए होड़ लगी हुई थी। इटली की बात की जाए, फ्रांस की बात की जाए, रूस की बात की जाए, जर्मनी की बात की जाए, ऑस्ट्रिया की बात की जाए, सर्बिया की बात की जाए, सब में युद्ध हो रहे हैं। पता किस लिए? सिर्फ व्यापार के लिए, कि इस देश के साथ सिर्फ व्यापार मैं करूंगा।
तो विदेशी बाजार किसके कब्जे में आएंगे? जर्मनी और ब्रिटेन के बीच में तो कंपटीशन बहुत हाई लेवल का हो जाएगा। ब्रिटेन और जर्मनी के बीच में जो कंपटीशन होगा कैसा होगा? बहुत ही हाई लेवल का। जर्मनी भी अपनी पावर बढ़ाएगा, ब्रिटेन भी अपनी पावर बढ़ाएगा, और यही प्रतियोगिता एक युद्ध को जन्म देगी, और वो युद्ध होगा पहला विश्व युद्ध। यानी कि पहले विश्व युद्ध का पहला कारण क्या है? आर्थिक प्रतिद्वंद्विता। दूसरा, उपनिवेशिक विवाद, जिसकी चर्चा हमने पहले से कर ली कि ब्रिटेन भी उसी देश को उपनिवेश बनाना चाहता है, जर्मनी भी उस देश को अपना उपनिवेश बनाना चाहता है, फ्रांस भी उस देश को अपना उपनिवेश बनाना चाहता है। तो युद्ध तो पक्का ही होगा ना। तो पहले भी युद्ध होते थे ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में, लेकिन अब जर्मनी पावर बन रहा है, तो ब्रिटेन और फ्रांस मिलकर किसको चाहते हैं कि जर्मनी का ही सुपर पावर ना बने। तो जर्मनी ना, जो जर्मनी का सम्राट है विलियम केसर द्वितीय, ये उल्टे सीधे बयान देगा। ये ब्रिटेन को पता क्या क्या देगा कि ब्रिटेन तो नांद का कुत्ता है, और ऐसे में यूरोप में ना बयानबाजियों का दौर शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ा कारण जो था यूरोप में युद्ध का, वो था विरोधी गठबंधन प्रणाली, जिसकी चर्चा मैंने अपने पहले लेक्चर में कर दी है। कि क्या हुआ था कि हमने बात करी थी, जर्मनी को पता ही था फ्रांस उस पर आक्रमण करेगा, इसके लिए उसने संधि कर ली थी ऑस्ट्रिया और इटली के साथ। तो ऑस्ट्रिया और इटली के साथ किसने संधि कर ली थी? जर्मनी ने। तो इसको एक नाम दिया गया त्रिगुट संधि, यानी कि इस ग्रुप को नाम दिया गया त्रिगुट, 3 संधि। तो उधर फ्रांस ने भी क्या करा? रूस और इंग्लैंड से अपनी मित्रता कर ली, और इसको नाम दिया गया ट्रिपल एतांत। यानी कि रूस के अंदर 2 ग्रुप बन गए, एक ग्रुप बना त्रिगुट संधि का, दूसरा बना ट्रिपल एतांत का। जो त्रिगुट संधि थी उसमें कौन था? उसमें ऑस्ट्रिया, इटली और जर्मनी थे, जबकि इधर से कौन था? इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया। अब पता है, लेकिन मुद्दा यही नहीं बन रहा। मुद्दा पता क्या बन रहा है? फ्रांस ने इटली के साथ गुप्त संधि कर ली, जबकि इटली किसके साथ था? जर्मनी के साथ था, और फ्रांस ने इटली के साथ गुप्त संधि कर ली ताकि वो त्रिगुट को कमजोर कर दे। तो जर्मनी भी कहाँ पीछे हटने वाला था? जर्मनी ने रूस के साथ गुप्त समझौता कर लिया। जर्मनी ने किसके साथ गुप्त समझौता कर लिया? रूस के साथ। तो ऐसे में मामला गड़बड़ हो गया। तो जो विरोधी गठबंधन प्रणाली थी, ये जो ट्रिपल अलायंस था, इसकी वजह से भी पहला विश्व युद्ध हुआ। यानी कि पहले विश्व युद्ध का पहला कारण आर्थिक प्रतिद्वंदिता, दूसरा कारण औपनिवेशिक विवाद, तीसरा जो ये विरोधी गुट बन रहे थे। अगर 2 गुट बनेंगे तो पक्का कभी ना कभी लड़ाई भी होगी। इसके अलावा सबसे बड़ी बात पता क्या थी? सबसे बड़ी बात थी राष्ट्रवाद की भावनाएं। देखिए, राष्ट्रवाद का मतलब होता है देशभक्ति की भावनाएं, अपने देश के प्रति भावनाएं। अब ये देशभक्ति भावनाएं पता क्या थी? जो वो अल्सेंस और लॉरेंस था फ्रांस का, वहाँ के लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना आ गई कि हम जर्मनी के कब्जे में नहीं रहेंगे, और उन्होंने जर्मनी का विरोध करना शुरू कर दिया। अब अगर वो जर्मनी का विरोध करेंगे तो फ्रांस उनकी सहायता तो करेगा ही ना, ताकि अपने क्षेत्रों को वापस ला पाए। तो ऐसे इसी तरीके से क्या होगा? इसी तरीके से सर्बिया में भी होगा, इसी तरीके से ऑस्ट्रिया में भी होगा। ऑस्ट्रिया और हंगरी की बात की जाए तो यहां पर भी जो अल्पसंख्यक होंगे ये अपने अपने आप को अलग देश बनाने की बात करेंगे। उधर जो पॉल जनजाति के लोग होंगे ये अपने को अलग देश बनाने की बात करेंगे, पोलैंड की। तो ये जो राष्ट्रीयता की भावना है, इसने कहीं ना कहीं पहले विश्व युद्ध के लपेटे में ला दिया किसको? यूरोप को। पोल लोगों की अगर बात करें हम, जो आज पोलैंड में रहते हैं, ये उस समय 3 देशों में बसे हुए थे। समझ रहे हैं आप? तो ये तो बात होगी राष्ट्रवादी आकांक्षाओं की। युद्ध की शुरुआत का जो तत्कालीन कारण था वो क्या था जिसने यूरोप को युद्ध में ढकेल दिया? देखिए, इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं। आपकी किताब में बहुत कम कारण दिए गए हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन के हिसाब से इतना मोर देन इनफ है। वरना आप कारण देखेंगे ना, तो कारण साम्राज्यवाद भी है, कारण सैन्यवाद भी है, कारण सशक्तिकरण भी है। सम्राट विलियम केसर था ना जो जर्मनी का, इसका चरित्र ही विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार था। यूरोप के समाज में असंतुलन पैदा हो चुका था। इवन जब मीडिया थी ना, उस समय के समाचार पत्र थे, इन्होंने भी युद्ध को भड़काया है। जर्मनी के अखबार विरोधी देशों के बारे में बुरा लिख रहे हैं, इससे वहाँ की जनता आवेश में आ जा रही है, उत्सुकता हो रही है, जैसे आज के टाइम पे मीडिया भूमिका निभा रही है। इसके अलावा ना कोई भी इंटरनेशनल लेवल पर ऐसी कोई संस्था ही नहीं थी जो अगर 2 देशों में युद्ध हो रहा तो उन्हें रोक दे, जैसे आज यूएनओ है, वैसे पहले कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो यानी कि युद्ध के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन हमारे में 3-4 ही कारण दिए हैं, फिर भी मैंने आपको बताने की कोशिश की है। वीडियो अगर आपको समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन बनी रहे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले सब्जेक्ट कोडों की वीडियो भी आपको मिल पाए। तो देखिए, युद्ध का तुरंत कारण क्या था? युद्ध का तुरंत कारण यह था कि सर्बिया में कुछ लोग रहते थे स्लाव जनजाति के। सर्बिया में कुछ लोग रहते थे, कौन सी जनजाति के? स्लाव जनजाति के। और ऐसे में ना ये अपने आप को मुक्ति दिलाना चाहते थे।
यानी कि स्लाव लोग सर्बिया से अलग होना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने सर्बिया में ही कुछ गुप्त संस्थाएं बना रखी थी, और उनमें से एक संस्था का नाम था काला हाथ। अब क्या हुआ, ये संस्था ना गुप्त रूप से सर्बिया के अंदर ऑस्ट्रिया का राजकुमार घूमने आने वाला था। सर्बिया के अंदर ऑस्ट्रिया का राजकुमार आ रहा था एक दौरे के लिए। तो ऐसे में इस संस्था ने ये योजना बनाई कि वो इस राजकुमार की हत्या कर दे, और राजकुमार का नाम था फर्डिनेड। युवराज का नाम क्या था? फर्डिनेड, जॉर्ज ड्यूक फर्डिनेड, पूरा नाम अगर हम बात करें। तो ये बंदा ना यहाँ पर दौरे पे आया हुआ था। कहाँ पर? सर्बिया में। और सर्बिया में जनजाति कौन सी थी? स्लाव जनजाति थी। और ये जनजाति क्या चाहती थी? अलगाववाद की मांग कर रही थी। ऐसे में उसी समय ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे, कौन? फर्डिनेड, ये यहाँ पर सरकारी यात्रा पर आने वाले थे। इन्हें इसके बारे में पता चल गया, और इन्होंने कहा कि हम तो इस युवराज की क्या कर देंगे, हत्या। और भाई साहब इन्होंने हत्या कर भी दी। इस हत्या की जिम्मेदारी ली गैवरिलो प्रिंसिप ने। उसने 2 गोलियां चलाई जिसमें युवराज मारा गया, फर्डिनेड और उसकी पत्नी सोफी भी मारी गई। अब जब ये युवराज और उसकी पत्नी मारी गई तो क्या हुआ, तो ऑस्ट्रिया में ना हत्या की प्रतिक्रिया बहुत तेजी से फैली। ऑस्ट्रिया ने ये इल्ज़ाम लगा दिया किस पर? सर्बिया पर, कि भाई युवराज की हत्या सर्बिया ने ही करवाई है। सर्बिया के सामने ना कोई भी रास्ता ही नहीं था कि वो ऑस्ट्रिया से अपनी बात मनवा सके। ऐसे में उसने ऑस्ट्रिया के सामने क्या रखा? माफ़ीनामा रखा। लेकिन ऑस्ट्रिया ने इस बात को माना नहीं। उसने सर्बिया के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने का निश्चय लिया। उसने कहा सर्बिया की ही जिम्मेदारी है जिसकी वजह से हमारे युवराज मारे गए हैं। अब सर्बिया ने ना सारी शर्तें मान भी ली ऑस्ट्रिया की, लेकिन ऑस्ट्रिया की एक शर्त मानने के लिए सर्बिया ने मना कर दिया। ऑस्ट्रिया ने कहा कि हमारे अधिकारी जाएंगे सर्बिया में और वहाँ वो जांच करेंगे। सर्बिया ने कहा नहीं, हम आपके अधिकारों को यहाँ आने नहीं देंगे। तो ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को अल्टीमेटम दे दिया कि भाई अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो युद्ध के लिए तैयार रही हो। सर्बिया ने कहा ठीक है। इधर ऑस्ट्रिया को समर्थन पता किसका था? जर्मनी का। क्योंकि अगर जर्मनी ऑस्ट्रिया को समर्थन नहीं देता ना, कभी ये युद्ध हो ही नहीं सकता था। और सर्बिया को समर्थन था रूस का। अब सर्बिया ने ना ऑस्ट्रिया की बात मानी नहीं, और ऑस्ट्रिया और सर्बिया का युद्ध शुरू हो गया। अब जब ऑस्ट्रिया और सर्बिया का युद्ध शुरू हो गया तो उसके कुछ ही दिन बाद, 2-3 दिन बाद ही रूस ने घोषणा कर दी कि वो सर्बिया के लिए युद्ध लड़ेगा। अब अगर रूस सर्बिया के लिए युद्ध लड़ रहा है तो आप ये सोचिए जर्मनी चुप बैठेगा क्या? जर्मनी ऑस्ट्रिया की तरफ से आ गया और बस युद्ध शुरू। तो 23 जुलाई 1914 को, कौन सी जुलाई को? 23 जुलाई 1914 को अल्टीमेटम दे देगा कौन? ऑस्ट्रिया सर्बिया को, कि भैया 48 घंटे में अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो युद्ध के लिए तैयार रही हो। वो नहीं मानता, और 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देता है। और सर्बिया भी युद्ध का स्वागत करता है और अपनी सेना को आदेश देता है कि युद्ध लड़िए। युद्ध रोकने की शुरुआत प्रयत्न तो किए गए, लेकिन युद्ध रुका नहीं। 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किया गया, और यहीं से शुरुआत होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। यहां से हमारे चैप्टर का पहला प्रश्न खत्म होता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण बताइए। तो अगर प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण थे, अगर ये प्रश्न पेपर में आया, आई होप सो इस प्रश्न का उत्तर देने में आप सक्षम हैं। आप तो हेडिंग टू हेडिंग बना के आप बढ़िया तरीके से इसको लिखिएगा, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। कोशिश मेरी यही रही, फिर भी अगर कोशिश में कहीं कमी रह गई है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आगे चैप्टर में बताया गया है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, इसमें युद्ध की कैसे कैसे घटनाएं आगे घटी। तो युद्ध की जो घटनाएं हैं वो यूरोप से शुरू होती हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो युद्ध की घटनाएं घटी वो कहाँ शुरू होती हैं? यूरोप से। जर्मनी ने तो ये सोचा था कि मैं इस युद्ध को 1 महीने में ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि उसे अपनी सेना पर अभिमान था। उसे लग रहा था कि मैं 1 महीने में ही क्या करूंगा, रशिया को, सर्बिया को लपेट दूंगा। लेकिन उसकी गलतफहमी कुछ ही दिनों में क्या हो गई, दूर हो गई। शुरुआत के 4 महीनों में युद्ध जो यूरोप में चला, बताया जाता है उसमें लगभग 7 लाख लोग जर्मन के प्रभावित हुए, 8.5 लाख लोग फ्रांस के प्रभावित हुए, 90,000 ब्रिटिश के लोग प्रभावित हुए। कई जगह निर्णायक युद्ध हुए। रूसी मोर्चे पर रूसी सैनिक ने पर्शिया पर आक्रमण करा। पर्शिया पर आक्रमण नहीं कर सकते थे, बल्कि बाल्कन मोर्चे पर ऑस्ट्रिया को अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा। सर्बियाई लोगों ने ऑस्ट्रियाई लोगों को भगा दिया।
इधर नवंबर 1914 में तुर्की भी शामिल हो जाता है। अगर मैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करूँ ना, कितने देश में शामिल हुए हैं, तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच में जो ये युद्ध हुआ है कि इसमें कितने देश शामिल हुए। दो देशों, एक दो छोटे छोटे देशों से जो युद्ध शुरू हुआ था, कितने देशों में फैला है पता है आपको? इसमें दो ग्रुप बन गए, एक मित्र राष्ट्रों का और एक संयुक्त राष्ट्रों का। इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, सर्बिया, जापान, पुर्तगाल, इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका, रोमानिया, यूनान, शाम, साइबेरिया, क्यूबा, पनामा, ब्राज़ील, ग्वाटेमाला, निकारागुआ, कोस्टारिका, ये सारे देश मित्र राष्ट्रों में थे एक तरफ। जबकि जर्मनी के ग्रुप में केंद्रीय शक्तियों में पता कौन था? ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया और तुर्की। तो हार तो होनी थी इनकी, और हार होएगी भी। तो युद्ध का जो यूरोपीय चरण था, इसमें यूरोप में बड़े पैमाने पर जान माल की हानि हुई, बड़े पैमाने पर लोग प्रभावित हुए। शुरुआत में जर्मनी का दबदबा रहा इस युद्ध में। शुरुआत में जर्मनी एक तरफा आगे बढ़ा, फ्रांस के पेरिस तक में वो चला गया, लेकिन उसके आगे वो नहीं बढ़ पाया। जर्मनी की जो सबसे बड़ी गलती थी वो ये थी कि उसने अमेरिका के जो जहाज़ थे पानी के, उनमें से कुछ व्यापारिक जहाज़ों को डुबो दिया अपनी पनडुब्बी की सहायता से, जबकि अमेरिका इस युद्ध में शामिल नहीं था। ऐसे में जब जर्मनी उसके जहाज़ों को डुबोएगा तो अमेरिका को इस युद्ध में शामिल होने होगा, और अमेरिका जब मित्र राष्ट्रों की तरफ से आएगा तो वो इन केंद्रीय शक्तियों को एक तरफा मार भगाएगा, और ऐसे मित्र राष्ट्र जीत जाएंगे और ये केंद्रीय शक्ति हार जाएगी। तो यूरोप से युद्ध शुरू हुआ और यूरोप में बड़े पैमाने पर हानि हुई। अब जो ये युद्ध है ये सिर्फ यूरोप तक नहीं रहा, बल्कि ये तो विश्व तक चला गया, क्योंकि अब तो इसमें अमेरिका शामिल है ना। अमेरिका के शामिल होते ही अमेरिकी महाद्वीप हो गया शामिल। इधर भारत जैसे जो देश हैं वो भी ब्रिटेन की तरफ से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अब ये युद्ध ना सिर्फ दो देशों के बीच में नहीं रहा, सर्बिया और ऑस्ट्रिया के बीच में नहीं रहा ये युद्ध। ये युद्ध सिर्फ यूरोप का युद्ध नहीं रहा, इस यूरोप में तो लगभग विश्व के सारे बड़े देश शामिल हो गए। और फाइनली युद्ध का जब अंत होता है 1918 में, बताया जाता है कि अमेरिका की सैनिकों की संख्या जो लगभग बढ़कर 3 लाख से भी ज़्यादा हुई थी, मारक क्षमता बहुत ज़्यादा हो गई। ऐसे में मित्र राष्ट्रों की और ध्रुवीय राष्ट्रों की जो शक्तियाँ थी, यानी केंद्रीय राष्ट्रों की जो शक्तियाँ थी, जर्मनी का जो ग्रुप था वो ना इस पावर को झेल नहीं पाया, और वो युद्ध में क्या हो गया? हार गया। बताया जाता है कि युद्ध में 18 मिलियन से ज़्यादा लोग मारे गए और 333 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ आर्थिक रूप से। जबकि ये सिर्फ आंकड़े हैं, आप इससे ना 4 गुना ज़्यादा ही आंकड़े लेकर चलिए। जर्मनी के राजा सम्राट विलियम केसर द्वितीय ने अपने सिंहासन का त्याग दे दिया, पहले सबको मरवा दिया और फिर क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया। फाइनली युद्ध में मित्र राष्ट्रों की जीत हुई। इस युद्ध में भारतीयों का क्या योगदान था? तो भारतीय सेना बड़े पैमाने पर ब्रिटिश सेना की तरफ से लड़ रही थी, क्योंकि हम किसके गुलाम थे? हम किसके उपनिवेश थे? ब्रिटिश उपनिवेश थे। तो हमें किसकी तरफ से लड़ना था? ब्रिटेन की तरफ से लड़ना था। कहा जाता है कि युद्ध शुरू होने के बाद ब्रिटेन ने अपनी शाही सैनिकों से मदद मांगी। सितंबर 1914 में भारतीय सेना के दल पहुंचे, ब्रिटेन के जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा हुई। 26 सितंबर 1914 को भारत की पहली टुकड़ी मर्सीले पहुंचती है। लाहौर और मेरठ के बड़े पैमाने पर सैनिक इसमें शामिल होते हैं। भारतीय सैनिकों ने इप्रा में भयंकर लड़ाई लड़ी। मार्च 1914 में भारतीय सैनिकों ने नेवे चैपले की लड़ाई लड़ी। भारत के योगदान और उसके सैनिकों का बलिदान किसी भी यूरोपीय शक्ति के बराबर था उस समय। जब युद्ध समाप्त हुआ तो बताया जाता है कि पंजाब, यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार जैसे क्षेत्रों में लगभग 1.5 मिलियन भारतीय सैनिक यहाँ पे गए थे, जो कि पूर्वी अफ्रीका, मेसोपोटामिया, मिस्र और गैलीपोलो में इन्होंने कार्रवाई की थी। यही बताया जाता है कि 50,000 से 62,000 भारतीय मारे गए, 65,000 से 67,000 घायल हुए और 10,000 लापता हैं, जबकि ये सिर्फ आंकड़े हैं। 98 भारतीय सेना की नर्सों की मौत हो गई, 1,70,000 पशु और 3.7 मिलियन टन की जो आपूर्ति प्रभावित हुई। अमिया कुमार बागची उल्लेख करती हैं कि ब्रिटिश सरकार ने नगद और ऋण के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था को बिल्कुल डामाडोल कर दिया। 367 मिलियन पाउंड का खर्चा आया था, और सारी आपूर्ति पता ही कहां से करेंगे? भारत से। महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी जैसे जो समाज सेवक थे, ये बड़े पैमाने पर घायलों की मदद कर रहे थे, ये अस्पतालों में काम करेंगे। इसके अलावा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ही गांधी जी चंपारण में, फिर खेड़ा में, अहमदाबाद में आंदोलन करेंगे, और प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत ही बाद एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा, असहयोग आंदोलन। ये युद्ध में भारतीय का योगदान है। आगे है प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम। तो मुझे ये पढ़ाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, युद्ध की भयानकता सुनकर ही आप समझ गए होंगे युद्ध के परिणाम क्या होंगे। बड़े पैमाने पर लोग मारे जाएंगे, संपत्ति का नुकसान होगा, चाहे वो मित्र राष्ट्र हों और चाहे वो केंद्रीय शक्तियां हों।
युद्ध सिर्फ यूरोप को प्रभावित नहीं करेगा बल्कि पूरे विश्व को प्रभावित करेगा। हाँ, इस युद्ध के बाद जो दो बड़ी संधियाँ हुई थी इन पर हम चर्चा कर लेते हैं। जब भी कोई युद्ध होता है ना तो इस युद्ध को रोकने के लिए आगे चलकर एक शांति संधि होती है, और ये शांति संधि हुई पेरिस में, फ्रांस के। पेरिस संधि ये जो है ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण संधि है। जनवरी 1919 में जितने विजेता राष्ट्र थे, जितने विजेता थे, ये सब शामिल होते हैं पेरिस में। ये अपने आप में सबसे बड़ी संधि थी उस टाइम की, क्योंकि दुनिया के जो सबसे बड़े नेता थे वो इसमें शामिल हुए। हारने वालों को इसमें शामिल नहीं किया गया, केवल जीतने वाले शामिल हुए, और एक तरफा निर्णय लिया गया कि युद्ध की जिम्मेदारी किसकी है। तो पेरिस संधि में यह माना गया कि युद्ध की जिम्मेदारी है जर्मनी की। तो युद्ध की शुरुआत जर्मनी ने करी। अगर जर्मनी वहीं पे ऑस्ट्रिया को रोक देता ना तो ऑस्ट्रिया और सर्बिया का युद्ध नहीं होता। जर्मनी साफ कह देता, भाई ऑस्ट्रिया तू लड़ाई लड़ रहा है, हम तेरे साथ नहीं आएंगे। लेकिन जर्मनी ने ऐसा नहीं किया। तो मित्र राष्ट्र ने यह कहा पेरिस शांति में कि जर्मनी पहले विश्व युद्ध का कारण है और सारी भरपाई भी कौन करेगा? जर्मनी करेगा। तो ऐसे में पेरिस शांति जो सम्मेलन हुआ, इसमें सिर्फ और सिर्फ विजेता शक्तियां शामिल हुई, यूरोप की भी, अमेरिका की भी। ठीक है भाई, जर्मनी पर अपमानजनक संधि थोपी गई और ये मान के चलिए दूसरे विश्व युद्ध की नींव यहीं पर रख दी गई थी। इसके अलावा पेरिस शांति सम्मेलन में यह भी निर्णय लिया गया कि आगे ऐसा युद्ध ना हो, इसके लिए एक राष्ट्र संघ बनाया जाए और लीग ऑफ नेशंस का निर्माण भी किया गया। तो ये तो पेरिस शांति संधि की बात है। लगभग 6 महीने तक ये सम्मेलन चला था। दूसरी संधि है वर्साई की संधि। ये भी बहुत कठोर संधि थी जर्मनी के लिए। इस संधि के तहत ये सिद्ध कर दिया गया कि युद्ध में नुकसान किसकी वजह से हुआ है? जर्मनी की वजह से हुआ है। तो ये कहा गया कि अब जर्मनी अपनी सेना नहीं रखेगा, यानी कि जर्मनी की सैनिक शक्ति को कमजोर कर दिया गया। जर्मनी के सम्राट विलियम केसर द्वितीय को मानवता के खिलाफ माना गया कि उन्होंने इस जितने भी मौतें हुई उसके लिए जिम्मेदार केवल विलियम केसर द्वितीय है। जर्मनी के 7 मिलियन से अधिक लोगों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया। जर्मनी के प्राकृतिक संसाधन सारे छीन लिए गए। जर्मनी को युद्ध की क्षतिपूर्ति का भुगतान देने के लिए कहा गया। 33,000 मिलियन डॉलर जर्मनी भुगतान करेगा। देख लीजिए, उस समय की बात कर रहा हूं मैं आपको। जर्मनी के जितने भी गुलाम देश थे, यानी कि जर्मनी के जितने भी उपनिवेश थे, वो मित्र राष्ट्र ने आपस में बांट लिए। इवन जर्मनी की ना भेड़ बकरी तक नहीं छोड़ी इन्होंने वर्साई की संधि में। तो दूसरा विश्व युद्ध क्यों ना हो? क्या जर्मनी अपना आत्मसम्मान नहीं पाना चाहेगा? चैप्टर नंबर 6 में बात करेंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कारण वर्साई की संधि ही थी एक, और हिटलर का उदय होगा। इसके अलावा भी कुछ छोटी संधियां हुई थी। ये सब प्रथम विश्व युद्ध के क्या हैं? परिणाम है। इसके अलावा ऑटोमन साम्राज्य का विघटन हो जाएगा। इस युद्ध से ना इटली जो था, जो कि मित्र राष्ट्रों की तरफ था, इटली को कोई फायदा नहीं होगा। जबकि इटली तो मित्र राष्ट्रों में इसलिए जुड़ेगा कि उसे प्रॉफिट होगा, लेकिन उसे कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा। इसके अलावा ऑटोमन साम्राज्य का विघटन हो जाएगा, यानी कि लगभग 600 सालों तक। कितने सालों तक? लगभग 600 सालों तक जो तुर्की, ऑटोमन साम्राज्य बोलूं चाहे तुर्की साम्राज्य बोलूं, बात एक ही है। तुर्की साम्राज्य में एक बहुत बड़ा पद होता था, खलीफा का पद, जो कि पूरे इस्लामिक साम्राज्य में सबसे बड़ा पद माना जाता था। कई बड़े राष्ट्र इस साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अगर मैं बात करूं, आज का ग्रीस, यूक्रेन के कुछ हिस्से, वियना के कुछ हिस्से, इराक, सीरिया, इजराइल, मिस्र, उत्तर अफ्रीका का अल्जीरिया, अरब प्रायद्वीप के हिस्से, ये सब ना ऑटोमन साम्राज्य में थे, यानी कि ये सब तुर्की साम्राज्य का हिस्सा था। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के परिणाम स्वरूप, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप, ऑटोमन साम्राज्य बिल्कुल क्या हो गया? तुर्की साम्राज्य बिल्कुल क्या हो गया? नष्ट हो गया। कोई बड़ी सत्ता नहीं रही जो इसे चला सके। आर्थिक स्थिति बिल्कुल इसकी डामाडोल हो चुकी थी। गरीबी, बेरोजगारी बिल्कुल बढ़ चुकी थी। लोग अब धर्म के पीछे पागल नहीं होना चाहते थे। उनका यह मानना था कि सबसे बड़ी समस्या उनकी राह में इनका धर्म ही है। ये डेमोक्रेसी की मांग कर रहे थे, ये शिक्षा और जागरूकता की डिमांड कर रहे थे। ऐसे में जब ब्रिटेन जीता तो उसने यहाँ पर खलीफा का पद समाप्त कर दिया और तुर्की में एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई। तुर्की के लोगों ने अपना धर्म धर्मनिरपेक्ष घोषित कर दिया। तुर्की देश ने अपना धर्म क्या कर दिया? धर्मनिरपेक्ष घोषित कर दिया कि अब हमारा धर्म इस्लाम नहीं है। तो ये ऑटोमन साम्राज्य का विघटन है, ये तुर्की साम्राज्य का विघटन है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की ही वजह से हुआ। युद्ध के प्रभाव की बात की जाए आगे, तो यूरोप पर तो इसका प्रभाव पड़ा ही, लाखों लोग मारे गए। देखिए यहाँ से यहाँ तक सारी वही वाली बातें हैं जो मैंने ऑलरेडी स्पीच में अपनी बता दी हैं। यूरोप पर प्रभाव पड़ता है, यूरोप में लाखों डॉलरों का नुकसान होता है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। कहता है ब्रिटेन ने अपने युद्ध में विदेशी निवेश का 25% हिस्सा खो दिया था, फ्रांस ने 34% और जर्मनी ने तो लगभग पूरा यूरोप ही खो दिया था। आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक हर तरीके से इस युद्ध में नुकसान हुआ, चाहे जीते हुए लोग हों चाहे हारे हुए लोग हों।
और पहले विश्व युद्ध का सबसे बड़ा परिणाम पता क्या था कि अब छोटे छोटे देशों को लगने लगा कि यूरोपीय शक्तियाँ ना इतनी ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है जितनी ज़्यादा हमने समझ लिया है। अब छोटे छोटे देश ना आज़ादी के लिए लड़ाई करनी शुरू कर देंगे। अब छोटे छोटे देशों में राष्ट्रवादी प्रतिक्रियाएं होने लग जाएंगी। अब वो समझ जाएंगे कि अगर हम लोग एकजुट हो जाएं तो हमें स्वतंत्रता मिल सकती है। और इसके अलावा ब्रिटेन और फ्रांस जो अब तक पावरफुल थे, अब उनकी जगह धीरे धीरे अमेरिका लेने लग जाएगा। अब अमेरिका विश्व की राजनीति में घुसपैठ करेगा। ये है प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव। आई होप सो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।